मेरी रगों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ये केवल शब्द नहीं है, ये उस संकल्प की गूंज है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम की घटना के बाद व्यक्त की थी। और भारत ने भी दिखा दिया कि जब जब उसकी संप्रभुता को ललकारा जाता है, भारत चुप नहीं बैठता। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान की पूरी सेना को 4 दिनों में ही घुटनों पर लाकर रख दिया। लेकिन भारत ने फिर भी अपने इंटरनेशनल डेलीगेशंस भेजे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में समझाने के लिए उसकी जरूरत क्यों पड़ी। एक और बात उठती है कि क्या पाकिस्तान फिर ऐसी हिमाकत दोबारा कर सकता है, तब भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी। इन सभी ज्वलंत प्रश्नों के हल तलाशने के लिए मैं हूं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा, और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे विश्लेषक जिनका अनुभव और दृष्टिकोण हमें इस पूरे मसौदे को गहराई से समझने में मदद करेगा। मैं बात कर रहा हूं जाने माने विश्लेषक कर्नल RSN सिंह की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो ये समझाइए कि हमें इंटरनेशनल डेलीगेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों, और विभिन्न पार्टियों से हमने डेलीगेशन लिए थे, वो भेजे हैं विभिन्न देशों में, ऐसा क्यों। आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरा प्रणाम। और ये बड़ा अच्छा मुद्दा आप लेके मेरे पास आए हैं। और आप इस बात से अब जरूर सहमत होंगे कि जो हमने इस बार जो कार्रवाई की है वो अभूतपूर्व ही नहीं है, वो यूनिक है। एक हमने वॉरफेयर में एक नया पैराडाइम खड़ा कर दिया है। और जितेंद्र जी, जो आगे जो भी कार्रवाई होगी अब उसका मापदंड इससे होगा। अगर आप कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है पाकिस्तान से, तो लोग यही उम्मीद करेंगे कि जो ये मौजूदा जो जो फिलहाल जो मापदंड हमने सेट किया है, हम उस पर हम खरे उतरे या नहीं उतरे। तो ये एक नया हमारा काउंटर डॉक्ट्रिन है। और ये काउंटर डॉक्ट्रिन ये दशकों से जो हम ये जिहादी दहशतगर्दी सहन करते आए जो हम ये कर रहे हैं, और वो टेरर एंड टॉक्स एंड टेरर, जिसको तोड़ने की पहले कोशिश की, अपने ये सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान नहीं माना। उसके बाद हमने बालाकोट स्ट्राइक किया, तो LOC से हम अंदर पाकिस्तान रहे, उससे भी नहीं माना। तो जब उससे भी नहीं माना तो फिर उसका तो आगे और व्यापक कार्रवाई करनी थी। तो अभी क्या हुआ है कि हमने पाकिस्तान को यह महसूस करवा दिया है कि पूरा पाकिस्तान अनसेफ है तुम्हारे लिए, अगर तुमने दहशतगर्दी को नहीं छोड़ा। और हमारा पूरा हक है कि हम अपना देश को का दहशतगर्दी से के निजात पाएं, अपनी हिफाजत करें। तो किसी का भी ये होता है। तो ये सारे चीज ये करने के लिए हमने एक नया काउंटर डॉक्ट्रिन ये किया है। और वो काउंटर डॉक्ट्रिन जो है, हमने क्या किया कि पहले हमने स्ट्रैटेजिक लेवल पे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। पाकिस्तान, हमने सोचा कि शायद वो उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन होगा, कुछ सुधार होगा, लेकिन वो तो कहीं कुछ ग्लानि होगी। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। फिर हमने 15 दिन वेट किया सर। वी वेटेड फॉर 15 डेज। जब हमने देखा कि इनको कोई ग्लानि नहीं, कुछ ये नहीं, तब हमने इनको जाके ठोका। इनका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, जिहादी इंस्ट्रूमेंट, 9 जगहों पे ठोका इनको, ठीक है ना। अब वहां पर ठोकने के बाद भी इनके उसमें परिवर्तन नहीं। तो पहले तो ये जाके खुलेआम उनका जनाजा में ये कंधा दे रहे थे, बिल्कुल ठीक है। तो भाई कोल्यूजन और कोलैबोरेशन तो बिल्कुल साफ, मतलब पूरी दुनिया को देखने के लिए था। और उसके बाद उन्होंने फिर जो जवाबी कार्रवाई की, तो फिर हमने कहा कि फिर अब बहुत हो गया, अब तुम कहीं सेफ नहीं। और फिर आपको मालूम है कि उधर स्कार्डू से लेके और नीचे गुजरात, ये
कराची तक हमने इनको ठोका है। ब्रह्मोस ने अपना कमाल दिखाया। ठीक है सर। तो ये जो काउंटर डॉक्ट्रिन है, ये बहुत जरूरी है कि हम दुनिया को ये बताएं कि भाई ये काउंटर डॉक्ट्रिन जो हमने किया, ये हमने क्यों आखिर किया इतने व्यापक स्तर पे। तो ये बताने के लिए हमने पार्लियामेंट्री एक क्रॉस पार्टी डेलीगेशन हमने भेजा। कोई 32 कंट्रीज में हमने भेजे हैं, और ऑल टुगेदर देयर आर 50 पार्लियामेंटेरियंस। तो ये जाके दुनिया को बताएंगे कि भाई ये कौन से रेड लाइंस थे हैं जो कि क्रॉस किया, अब करेंगे तो हम आगे क्या करेंगे। तो ये दुनिया को ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो हमारा काउंटर टेरर जो एक्शन हुआ, और जो अभी नया जो डॉक्ट्रिन हमने बनाया है कि तुमने अगर एक भी टेररिस्ट अटैक किया, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये हम दुनिया के सामने हम बताने के लिए इनको वेरियस कंट्रीज में हमने भेजा है। और ये केवल कंट्री हेड्स और उनके जो पॉलिटिशियंस, उनकी जो सरकार है, उनसे तो बात करेंगे ही करेंगे। ये जो वहां के ओपिनियन मेकर्स उस देश के, वो ओपिनियन मेकर्स, आज आपको मालूम है कि आज की दुनिया में जिस तरह से सोशल मीडिया और नैरेटिव जो सेट करने वाले लोग हैं, वो भी बहुत मैटर करते हैं। जो मीडिया है वहां की, जो वहां पर बाकी जो सिविल सोसाइटी है वहां पे, जो वहां के एनजीओज हैं, इसके जो थिंक टैंक्स हैं, उन सब को हमने बताना है। एकेडमिया के लोग हैं, खास करके एकेडमिया, मीडिया और थिंक टैंक्स, उन तक भी अपनी बात हमको पहुंचानी है। और आपको एक बात बता दूं कि बाकी लोगों में चाहे जो भी खूबी हो, नेताओं में एक बड़ी खूबी होती है कि उनको एक बार जब कोई बात समझ में आ जाती है ना, मैं पॉलिटिशियंस की बात करता हूं, उसके बाद सब आप उन पर छोड़ दो। उसके बाद वो अपने इस कला में इतनी उनकी महारत है उनकी कि कोई दूसरा उनको मैच नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है ना। और जिस पॉलिटिशियन से बात करेंगे तो पॉलिटिशियन की बात जो है वो बड़ा जल्दी समझ लेता है। अब है क्या कि ये देखिए, तो मैंने कहा कि वो बताएंगे जाके कि हमारे अब रेड लाइंस क्या है। भाई एक प्रधानमंत्री ने जब कहा कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो ये रेड लाइन हमारा क्या है, वो भी हमको दुनिया को बताना है। और ये बता दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसका मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ इसमें कुछ दोष देख रहे हैं। ये समय नहीं, बिल्कुल सर, इतिहास इनको कभी माफ नहीं करेगा, कभी इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। तो ये देखिए, ये चीजें जो है, जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो भेजा गया है, ये भी एक तरह से अभूतपूर्व है। अलग अलग पार्टियों का है सर, कोई एक क्रॉस पार्टी ये है। तो ये ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को ये रिप्लेस नहीं करता है। जो हम सोचते हैं कि जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है, कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हमारे डिप्लोमेट्स हैं, उसको ये रिप्लेस नहीं करता है, उसको मदद करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। वो डिप्लोमेसी तो चलते ही रहेगी, और वो हमेशा चलते रहेगी। ठीक है ना। और डिप्लोमेसी, जितेंद्र जी, आजकल की डिप्लोमेसी केवल बंद कमरों में नहीं होती। डिप्लोमेसी ये जब से सोशल मीडिया आया है, डिप्लोमेसी आजकल खुले मैदान में आ गया है। अब देखो ना, ट्रंप को कोई भी अपना उसको पॉलिसी स्टेटमेंट देना होता है, सीधे वो क्या ट्वीट करता है, वो ट्वीट करता है। वो उसने एक ट्वीट किया सीज फायर के बारे में कि हमने ये, अब यहाँ पर डिबेट शुरू हो गया। तो आजकल डिप्लोमेसी हैज कम आउट इन द ओपन। ठीक है। तो ये भी एक हमको इसकी भी अहमियत समझनी चाहिए। अच्छा, दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि हमने तो रेड लाइंस बताना ही है, हमें अपने अगले एक्शन के लिए
हमको नैरेटिव तैयार करना है। ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री बाकी और अपने रक्षा मंत्री, बाकी लोगों ने अपने एनएसए साहब, इन सभी ने कहा है, एंड इवन फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक पॉज है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं नहीं हुआ। हुआ। तो हमने दुनिया के सामने एक ये भी नैरेटिव बताना है कि हमारा नेक्स्ट एक्शन, अगर अगला प्रोवोकेशन होता है तो आप नेक्स्ट एक्शन के लिए भी आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी को तैयार कर दे। हाय हाय हाय, क्या कर दिया तुमने, न्यूक्लियर मार दिए, इतने उड़ा दिए, इतनी छोटी सी तो बात थी, 5 लोग मारे गए, क्या हो गया, इतनी बड़ी कार्रवाई की, यही तो हो रहा था। इसी का फायदा उठा रहा था वो। और हमको दुनिया को एक एक चीज जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल से नहीं डरेंगे, है तो क्या मतलब हम बाकी देशों जिनसे हम बात करेंगे उनको क्या कहेंगे, नहीं नहीं पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, आप तो मतलब बस सहते रहो, आप दहशत, ये तो नहीं बोलेंगे ना। बिल्कुल। सो दैट इज हाउ वी हैव गॉन ऑन ए रीच आउट। दूसरा क्या है सर कि देखिए आजकल की दुनिया में अगर आप चुपचाप बैठ जाते हैं ना, अगर आप चुप हो गए, मान लीजिए या कुछ नहीं बोला आपने, तो लोग ना ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप नैरेटिव, वॉर ऑफ नैरेटिव्स लूज कर जाते हैं। वो कहते हैं यार इन्हीं के पास, तभी तो ये चुप है, कुछ बोलने, जैसे हम कह रहे हैं ना पाकिस्तान के। अब हमारे लोग आए जब ये पूरी में 6, 7, 8, 9, 10 और उसके पहले और उसके बाद की जो घटना हुई, तो आपने देखा होगा कि हमारे लोग बहुत ट्रांसपेरेंट। वो अपना मिस्री साहब आते थे, फॉरेन सेक्रेटरी, वो 2 जो ऑफिसर्स थी, लेडी ऑफिसर्स, वो बताते थे, बाद में सीनियर ऑफिसर्स ने भी ब्रीफ किया, और वो उनका आप इसका कंपैरिजन कर लो, उनका जो DGISPR आता था, बिल्कुल सर, हम बताते थे क्या होता था, वो केवल डिंगे मारता था, हम प्रूफ के साथ, नहीं, वो केवल डिंगे मारता था। तो वो भी दुनिया देख रही है, इसलिए हमको दुनिया को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइलेंस को लोग कॉम्प्लिसिटी मान लेते हैं, और अगर आपने कहा कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ये भी है, तो अगर आप एम्बिगुअस हैं तो दुनिया समझ जाती है कि आप, ऐसा समझती है आप जरूर गिल्टी हैं। तो इसलिए भी हमको ये है। तो आजकल की दुनिया में देखिए जो परसेप्शन जो है आपका, जो आपको दिख रहा है, वही प्रिंसिपल है, ठीक है ना, और नैरेटिव ही लेजिटिमेसी देता है। परसेप्शन इज प्रिंसिपल एंड नैरेटिव इज लेजिटिमेसी। अब दूसरा एक और है कि ये समझ लीजिए कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी जो था ना, वो श्रिंक कर रहा है, और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स जो है वो ज्यादा अहमियत, जैसे मैंने ट्विटर की बात की और बाकी, तो आप एक होता था कि पहले समिट कॉन्फ्रेंस हुआ, क्विक रिस्पॉन्स नहीं, समिट कॉन्फ्रेंस हुआ, लोग इंतजार करें अब जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, जॉइंट स्टेटमेंट के बाद फिर आपने वो समिट का क्या था, क्या हुआ जॉइंट स्टेटमेंट। अभी क्या है कि इसे अब लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, जैसे ट्विटर किया, तो ये है, ये हकीकत है आजकल की डिप्लोमेसी में। दूसरा जितेंद्र जी, ये भी हमको दुनिया के सामने बताना हमको जरूरी था, क्योंकि हमने देखा कि 9/11 के बाद दुनिया बड़ी सेंसिटाइज थी टेररिज्म को लेकर। फिर आईसिस धीरे धीरे फिर कम होता गया, फिर आईसिस आया, फिर टेररिज्म की बात चलने लगी, लेकिन कोविड के बाद से थोड़ा सा टेररिज्म पे मामला थोड़ा सा तो एकदम अब क्या है कि नाउ टेरिटरी हैज रिप्लेस्ड टेररिज्म।
अब लोग टेरिटरी की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि टेरिटरी पर कब्जा नहीं, इन्फ्लुएंस चाहिए। अच्छा। क्यों इन्फ्लुएंस चाहिए? क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जमाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कॉपर चाहिए और रेयर अर्थ मेटल और उसके लिए चाहिए ईवीज, और इस दोनों के लिए ईवीज इलेक्ट्रिक लिथियम। व्हीकल चाहिए। तो अब जो नया ऑयल जो है, ऑयल ने तो यहां तक दुनिया को लाके खड़ा कर दिया कि पेट्रो डॉलर्स तैयार हो गया, जिससे अभी दुनिया संचालित हो रही है। आज भी गोल्ड के बैकअप से तो नहीं छपता ना डॉलर, वो तो आज भी उसको पेट्रो डॉलर से बोलते हैं। तो अब जो नया ये हो रहा है उसमें ये क्या है कि ये बात हो रही है क्रिटिकल मिनरल्स की। तो क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में मैं आपको एक बता दूं कि अब इसको थोड़ा सा जोड़ के देखिए। जो भी पाकिस्तान में के संदर्भ में हम लोग का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके 9 अप्रैल को एक ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, जो यूएस ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल, एरिक मेयर, ठीक है ना, एरिक मेयर, वो उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का। और किस लिए? तो मिनरल इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस वो अटेंड करने के लिए। हालांकि वो एनुअल वो है, लेकिन किससे मिले? शहबाज शरीफ से और आसिम मुनीर से। अब आप बताओ कि शहबाज शरीफ से तो मैं समझ सकता हूं कि कोई मिले, होम मिनिस्टर। वाई मीट आसिम मुनीर, है ना? तो उनसे मिला। और आपको मैं बता दूं कि ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं कहाँ? बलूचिस्तान में। ठीक है, अब आप यू सी द कनेक्शन। उसके बाद क्या है कि आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के पास एक एस्टीमेट के मुताबिक $6 ट्रिलियन के मिनरल्स एज पर वन एस्टीमेट, और जिसमें कि ये जिसको क्रिटिकल मटेरियल्स में कॉपर, गोल्ड, लिथियम, ये है, ठीक है ना। अब ये होता है 9 अप्रैल को, वो मिलते हैं, दौरा करते हैं, शहबाज शरीफ से मिला, आसिफ मुनीर से मिला। उसके बाद एक कांग्रेशनल डेलीगेशन भी आती है यूएस कांग्रेस की, उसका भी एजेंडा यही था, मिनरल्स वाला। उसके बाद जो मार्को रूबियो जो है, वो बात करता है इशाक डार से, ही हैज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। और मैं आपको बता दूं कि जो बलूचिस्तान में जो रेकोडिक माइंस हैं, उसमें 54 बिलियन पाउंड्स का कॉपर, अच्छा, 54 बिलियन पाउंड्स का कॉपर और पाउंड्स, और 41 मिलियन आउंस गोल्ड। ये सारा एस्टिमेटेड है ये, ठीक है। तो ये अब डिमांड बढ़ रही है। अब यूएस को 44,000 टू 42,000 टन उसको कॉपर चाहिए अपने सारे डाटा सेंटर्स को ऑपरेट करने के लिए। तो वो यूक्रेन में भी वॉर करवा रहा है, उधर भी वो मतलब वॉर हो रहा है, ऑल फॉर दिस, तो पाकिस्तान का ये भी वो भी आप देखिए। और इसीलिए अब मैं उस पे आऊंगा कि पाकिस्तान का गेम क्या है, वाई इट इज वूइंग द अमेरिकन्स, उस पर भी मैं आऊंगा। तो उसके बाद क्या है कि ये उसने बोला भी है, जो एरिक मेयर आया तो उसने बोला कि भाई ट्रंप का, तो उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमको अपना मतलब हमको अपना फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर करना है, और हमको रिलायबल सोर्सेज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स के रिसोर्सेज हमको हमको शामिल करना है अपने उसमें। यू हैव टू लुक फॉर डाइवर्स एंड रिलायबल सोर्सेज। तो अब ये क्या है कि ये जो
यूएस और अमेरिका और पाकिस्तान का जो ये क्रिटिकल मिनरल्स का जो मामला जो है वो एक जियो स्ट्रैटेजिक नेचर का है। अब जियो स्ट्रैटेजिक नेचर का है तो जाहिर सी बात है, हमारे और आप को समझने की बात है कि वहां पर चीन और अमेरिका दोनों तो नहीं रह सकते ना सर, बलूचिस्तान में। हाँ बिल्कुल। आज समझ सकते हैं कि हाँ। गेम क्या है। अब है क्या इसमें कि जो रेयर अर्थ का जहां तक सवाल है, 69% ऑफ रेयर अर्थ माइनिंग चाइना करता है, 69%। और 44% जो कॉपर का स्मेल्टिंग जो होता है वो चाइना करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम कॉपर में हमने कुछ हमारा जब प्रोडक्शन बढ़ने वाला था, जब हिंदुस्तान में जैसे वो स्टेरलाइट कंपनी थी उसको बंद करवा दिया जुडिशरी के थ्रू। ये सब यही गेम है सर कि आप उस मार्केट में नहीं, सबको चाहिए अभी। ये पूरा जो आपने देखा ये ड्रोन का ये चाहे ये रशिया यूक्रेन वॉर या अभी जो हमने यूज किया है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। एंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू नीड कॉपर, यू नीड रेयर अर्थ मटेरियल। उसके बिना इस तरह का जो स्टैंड ऑफ वॉर जो हमने लड़ा और वो पॉसिबल ही नहीं है, तो अब अमेरिका क्या करे, और पूरा हावी है चाइना जो है, मोनोपोली होगी उसके नियर मोनोपोली है। तो वो यूक्रेन का युद्ध, यूक्रेन को डिस्टेबलाइज किया। और देखिए पहले बोला कि ठीक है तुम हमको सारा रेयर अर्थ हमको दे दो, बाकी हम तुम्हारा देख लेंगे, ठीक है ना। इट वॉज वेरी क्लियर, ट्रंप वॉज वेरी फोर्थ राइट। उसके बाद कॉन्गो, साउथ में अफ्रीका में कॉन्गो, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया, आपके साउथ अमेरिका में पेरू, और ये सारे कंट्रीज को ये रीच आउट कर रहा है। और यहाँ पर और सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान, और अभी ये बलूचिस्तान, ठीक है सर। अब बाकी दुनिया में तो शायद उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, बलूचिस्तान में उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे कंडीशंस वहां पे हो गए हैं, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है कि वो थोड़ा सा कोशिश से मतलब वो अपना जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर कर सकता है। अब अभी तो क्या हुआ है सर कि बलूचिस्तान, अभी बलूचिस्तान में चाइना जो है वो डोमिनेंट प्लेयर है बिकॉज ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और अगर आप देखो एक तरीके से तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब से बना है वहां पे, ये सॉरी जब से शुरुआत हुई है 2015, उसके बाद से जो बलोच मिलिटेंसी जो है बढ़ गई, या बलोच सेपरेटिज्म, उसमें एक बहुत बड़ा उछाल आया है, ठीक है ना। बलोच इंसर्जेंसी को उसने ये किया है। और अब सबसे बड़ी बात जो इससे जुड़ी हुई है कि वो एरिक मेयर आया 9 अप्रैल को, उसके बाद से 9 मई को ये हुआ, अब ये हुआ 10 मई को हमने ठोका। जैसे ही 10 मई को अच्छे से ठोक दिया तो ट्रंप जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भैया ऐसे सीज फायर हमने बात की, हमने रात भर, वो पता नहीं क्या बात कर रहे थे कि मैंने रात भर बात की यार, हमारे लोगों ने रात भर तो हम ठोक रहे थे उनको ठीक है ना। तो ये उसी समय आपने देखा कि जैसे ही उसने ये कहा कि जब अच्छे से ठुक गए वो, तो उसने कहा कि भाई हमने सीज फायर करवा दिया। उसी समय चाइना का कहा कि अब नहीं, अब वो इतना ज्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे, 145% से सीधे 30% कर दिए। यानी कि वो 145% वो उसको लगाने के पीछे ये मकसद था कि इस पूरे कार्यक्रम में चाइना जो है वो उसका ध्यान बटा रहे, वो दखल अंदाजी ना कर सके या वो स्ट्रेटेजिकली ये हो।
अब जैसे ही उसने ये डिक्लेयर किया कि हमने सीज फायर करवा दिया, हमने दोनों देशों में ये मतलब टेम्पररी झगड़ा सुलझा दिया है, उसका उसने क्या किया सर? ट्रंप ने जो हमारे रीजन का जो स्पेस, जियोपॉलिटिकल स्पेस था, वहां से चाइना को हटा के खुद हावी हो गए। चाइना का तो कोई नाम ही नहीं है। बिल्कुल। सो इट हैज रिक्लेम्ड द जियोपॉलिटिकल स्ट्रेट, जियोपॉलिटिकल जो चाइना को मिला था वो जियोपॉलिटिकल स्पेस, उसको उसने दोबारा रिक्लेम कर लिया। तो उसने फिर ये ट्रंप अब वो ट्रेड करता रहता है कि अब हम दोनों से बात किए हैं, हमने इंडिया को भी बोला कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे, और हमको उनको भी बोला पाकिस्तान। अरे यार, ट्रेड हमारा $132 बिलियन का ट्रेड है अमेरिका का, और पाकिस्तान का मालूम है कितना है? $7 बिलियन। तो वो सब तो ये एक तरह का ये मिनरल डिप्लोमेसी के लिए एक पूरा बैकग्राउंड उसने तैयार किया है। तो एक और चीज हुआ है कि पहलगाम के बाद ये जितने ये सब चीजें हुई, इंडस वाटर ट्रीटी हमने किया या जो स्ट्राइक्स हुई, फिर इस पूरे दौरान चाइना बिल्कुल हेल्पलेस था, शांत था बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। उसको मतलब जब एयर बेसेस हिट किए और ये सब, हमने कुछ कहता है कि न्यूक्लियर साइट्स भी जब हमने हिट किए, ये सब के बाद अमेरिका हैज टोटली रिक्लेम्ड इट्स, अगेन आई एम सेइंग, स्ट्रेटेजिक स्पेस एंड जियोपॉलिटिकल स्पेस। अब मैं क्यों कह रहा हूं आपके दर्शकों को कि देखिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो दहशतगर्दी तो उनके उसमें है, खून में है सर, उनके डॉक्ट्रिन में, खून में है। अमेरिकन ने उसका इस्तेमाल भी किया है, वो जानते हैं कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है। आपको मालूम है कि वहां की फौज जो है पाकिस्तान की, वो बिल्कुल इनके साथ अमेरिकन के साथ उनका क्या रिश्ता है, ठीक है ना? इनके सारे बच्चे वही पढ़ते हैं, इनके प्रॉपर्टीज वहां पे है, ये मतलब देयर आर लॉट ऑफ स्टेक्स फॉर देम। तो ये जो इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा ये जो रोल जो होता है, वो होता है आपका ये जो आपका स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव्स होता है, और स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव्स इकोनॉमिक हो सकता है। अब इस उसमें तो है ही कि भाई, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड यूएस प्रेजेंस इन बलूचिस्तान एक साथ नहीं रह सकता है, तो वैसी बात है। लेकिन ये मूर्ख जो आपके पाकिस्तानी जनरल्स हैं, या आसिफ मुनीर है, ये सोचता है कि अगर हम चाइना पाकिस्तान अगर हम अमेरिकन को मिनरल्स के नाम पर अगर प्रेजेंस दे देंगे, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसको सिक्योरिटी मिल जाएगा, कि लोग ना अमेरिकन के रहते हुए लोग उनको हिट नहीं करेंगे। तो ये एक उनके कैलकुलेशन है। थोड़ा सा मैं आसिफ मुनीर की मैं चर्चा, हाँ, इतनी बुरी पिटाई के बावजूद भी उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया वहां पे। हार का उनको इनाम दिया गया है उसको, या क्या कहेंगे सर इसको? देखिए क्या है ना कि इसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, मैंने तो किताब लिखी है, आप जब मैं लिख रहा था वो मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान, आप मेरे साथ बहुत इंटीमेटली जुड़े हुए थे। तो हमने एक बात देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान का पॉलिटिक्स में एंट्री हुआ। लाहौर में एक एंटी अहमदिया राइट्स हुए, आर्मी डिप्लॉय हुई, आर्मी डिप्लॉय होने के बाद 2-3 महीने उन्होंने अच्छा काम किया, स्टेबिलिटी लाए, कुछ सफाई वफाई भी अच्छी करवाई लाहौर में।
तो वहां से एक इमेजिनेशन में लोगों के आया कि यार अगर यही लोग हुकूमत चलाएं तो कैसा होगा। फिर 1954 में आपको मालूम है जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया तो कैबिनेट ऑफ टैलेंट्स हुआ। वो कैबिनेट ऑफ टैलेंट्स में अयूब खान को भी एस सी एन सी उसको कैबिनेट मेंबर दिया गया। फिर इसको जिसने वो जिसका ये प्रोटेजी था इस्कंदर मिर्जा जो प्रेसिडेंट था, इसको ये बनाया। उसने चीफ मार्शल लॉ सॉरी मार्शल लॉ डिक्लेयर किया और एज अ सिविलियन, ठीक है। और ये इसका बिल्कुल राइट हैंड मैन था। फिर इसने उसको उठा को एक दिन बोला कि भैया तू जा लंदन में आराम कर जाके, खुद पावर ले लिया, ठीक है। खुद उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गया। प्रेसिडेंट फिर अपने आप को वो जनरल अयूब खान कहता तो फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया, कहलाया वो। हाँ लेकिन वो एज अ फील्ड मार्शल वो ज्यादा वो इंटरफेयर नहीं करता था वो इन दी फंक्शनिंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है ना। और उसके बाद से 65 वॉर हुआ। 65 वॉर के बाद ही वॉज भुट्टो ने उसके पूरे देश में उसको विलन बना दिया कि हम तो जीत रहे थे, इसने हरवा दिया, ये सब बोल के। और भुट्टो ने शायद जान के इसलिए यही करवाया ही था उसको। ही एग्रीड ऑन फॉर 65 वॉर कि अच्छा मौका है, 62 में इंडिया हारी है, ये है वो है, अभी का आप कर लो, पाकिस्तान ये इंडिया दो मुक्के भी नहीं सह सकेगा, ये। तो वो 65 के वॉर पे ही जाना पड़ा। याहिया खान को 71 के पास के बाद जाना पड़ा। मुशर्रफ का एक डिफरेंट, जियाउल हक को तो जानी गंवानी पड़ी। बिल्कुल। मुशर्रफ को भी भागना पड़ा। ये एक ऐसा शख्स है कि सारा ये हारने के बाद भी प्रमोशन हो गए, ठुकने के बाद ये फील्ड मार्शल बने। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए क्या है, ये कहानी होती है 2019 में शुरू, या चलो थोड़ा उसके पहले चलते हैं। आपको मालूम है कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर से रोकने के लिए एक तहरीके लबैक बनाई गई थी। किसने बनवाई थी वो आर्मी ने बनाई थी, वो बरेलवियों का वो था। उसको खड़ा कर दिया तहरीके लबैक को। तहरीके लबैक को इसलिए खड़ा किए हुए कि नवाज शरीफ का जो PMLN जो है उसके पास बहुत सारे मतलब वोट्स थे पंजाब में बरेलवियों के। और वहां से तहरीके लबैक ने, फौज ने तहरीके लबैक के द्वारा इमरान को प्राइम मिनिस्टर बनवाया, ठीक है सर। अब होता क्या है कि जब इमरान खान ये होते हैं तो ये आपका 2019 में आसिम मुनीर जो है, और फिर बाजवा के साथ उसके भी रिश्ते थोड़े बाद में ये होने लगते हैं। और बाजवा को तो एहसास था ही कि हमने ही तेरे को बनाया इमरान खान को। सो देन व्हाट हैपेंस इज कि 2019 के में आसिम मुनीर को ISI का हेड बनाया गया। इसने बाजवा को बोला कि ये आदमी जो है ये ठीक नहीं है, ये अनरिलायबल आदमी है, ये देशद्रोही है। इमरान खान के बारे में, आसिम मुनीर के बारे में अच्छा, बाजवा को बोला कि ये देशद्रोही है, यहाँ से ये खबरें लीक करता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको यहाँ से हटाओ। तो उसको 9 महीने के बाद ही आसिम मुनीर को, इतना शॉर्ट टेन्योर किसी ISI चीफ का नहीं आता, और उसको हटा के इमरान के जिद पे बाजवा ने फिर फैज अहमद को बनाया DGS। ये फिर होता क्या है कि वहां से तो ISI से हटा दिया गया। अब इसके अंदर में वो तो थी कि इस आदमी ने मेरी बेइज्जती की है, ठीक है ना, इमरान खान ने।
तो उसके बाद खैर वो चला गया, फिर 2002 साल ये जो 30 कोर है पंजाब का गुजरांवाला में, उसका कोर कमांडर बना। फिर ये नवंबर 2022 में क्वार्टर, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वार्टर मास्टर जनरल बना। और जब ये रिटायर होने वाला था, तो उसके कुछ दिन पहले, उसने 2-3 महीने पहले इसने एक चिट्ठी भेजी सरकार को कि भाई मैं अब रिटायर होना चाहता हूं। अब क्या गेम था ये नहीं। जितेंद्र जी, ये नवंबर को कहीं किसी एक डेट को रिटायर होने वाला था। उसके 3 दिन पहले इसको आया कि आपको, आपका रिटायरमेंट ये रद्द किया जाता है और आपको आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाता है। अच्छा। ठीक है। अब इनका क्या कैलकुलेशन था? अच्छा, ये आर्मी चीफ को इसके अपॉइंट करने के पहले ये शहबाज शरीफ और ये जो आपका ख्वाजा आसिफ, ये दोनों गए हैं लंदन। वहां नवाज शरीफ से इनकी बातचीत हुई है, एक डील हुआ है कि इसी बंदे को बना लो। तो ये बंदा बना दिया। तो इसको था कि नवंबर 2022 में 6 और लोग थे कंटेंडर, नाम थे, उस पूल में से एक को सेलेक्ट करना था, उसमें ये बन गया, इसको बना दिया। अब बना दिया तो इनकी डील क्या थी कि भैया देखना, हमको पावर में आना चाहिए। अगला इलेक्शन जो है वो 2023 में ही था, वो उसमें ये इंश्योर करना कि हमको पावर में आना चाहिए। वहां चलती आर्मी की है तो हाँ आने हाँ। तो ये क्या था कि इसको रिटायर होना था 2024 में, ठीक है ना। 2024 में इसको रिटायर होना था, 2023 में इलेक्शन होने वाले थे, किसी कारण नहीं हुए। तो 2023 इसको नहीं, इसको रिटायर होना था 2025 में। 2022 में बना था ना, तो 3 साल पूरे हुए 2025 में। तो 23 में इलेक्शन होने वाले थे, किसी कारण नहीं हुए। तो उसी समय इन्होंने ये कर दिया कि भैया अब आर्मी चीफ का जो टेन्योर होगा वो 3 साल नहीं 5 साल हो। ठीक है। तो एक कू तो उसने उसी समय कर दिया, ठीक है। और उनका क्या कैलकुलेशन था कि मुझे पावर में आना है, यही बंदा हमको पावर में ला सकता है, वरना इमरान के रहते हुए हम आ नहीं सकेंगे। तब जाके इसने इसको 3 साल से 5 साल, तो ऑब्वियसली जो नेवी चीफ है और जो एयरफोर्स चीफ है उनको भी करना था, उनके लिए भी 5 साल करना था। तो उसके बाद से ये जब इलेक्शन होता है, इनको 23 में नहीं हुआ, तो इनको मालूम है कि 24 में होगा इलेक्शन, इसकी जरूरत पड़ेगी और उसके बाद भी इसकी जरूरत पड़ेगी सरकार को ये करने के लिए। तो इलेक्शन होते हैं। अब वो इलेक्शन में आपको मैं बता दूं, टोटल 336 सीट्स है और उसमें जीतने के लिए, मतलब सरकार बनाने के लिए 169 सीट्स। इसकी पार्टी को बैन कर दिया, इमरान खान की, बिल्कुल, हाँ जी, इसकी पार्टी को बैन कर दिया। और जो रिजल्ट आए, तो जो टीवी पे दिखा रहे थे कि इंडिपेंडेंट्स, इसके लोग इंडिपेंडेंट खड़ा हुए थे, इंडिपेंडेंट 127 सीटों पे जीत रहे हैं। एंड सडनली थिंग्स चेंज, 127 से गिरे आके 93 पे, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग जो इंडिपेंडेंट जो तहरीक इंसाफ के वोट। और उसके बाद ये नवाज शरीफ को 75 सीटें मिली और ये भुट्टो वाली पीपीपी को 54 सीटें, पर किसी तरह सरकार बन गई। ये तो जेल में था, जेल में ही ये रहा। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि why it is so different when I compare it with the past, कि पहले क्या था सर कि जब ये पावर लेते थे ना,
तो पावर लेते थे तो सिंध भी परेशान, बलूचिस्तान भी परेशान, ये जो आपका NWAP, ये खैबर पख्तूनख्वा, वो उतना परेशान नहीं होता था। पंजाब शायद कम परेशान होता होगा, ठीक है ना सर। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो नंबर 1 पार्टी एक्चुअली थी इमरान खान की, जिसकी सपोर्ट है पूरा उस बेल्ट में, ठीक है ना, उसको आपने इस तरह से छेड़ा है। तो बलोची तो पहले से ही आपसे वो है। अब आप वो आपको बिल्कुल वो ईस्ट पाकिस्तान वाली हालत कर दी है इन्होंने। जो ईस्ट पाकिस्तान का हालत था ना सर, इलेक्शन जीता आपने उनको डिनाई कर दिया, यही हालत अभी हो गई है इसको, ये पूरा जो पश्तून बेल्ट है उसमें ये चीज, ये चीज, तो इसीलिए इनका मतलब एक तरह से जो टूटने की जो के जो चांसेस है पाकिस्तान के, वो बहुत ज्यादा है अभी। क्योंकि चलो वो तो इंसर्जेंसी लड़ ही रहे थे पहले से, और अब इधर शुरू कर दिया तो दोनों मिल गए। तो ये केवल ये नहीं है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो अच्छा, अगर आपने पश्तून्स के साथ ये किया तो तहरीके, तो अफगान तालिबान भी आपसे ये नहीं होगा, ये भी एक वजह है। तो ये पंजाबियों ने जो ये गेम खेला ना वहां पे इस बार इनका गेम ये पूरा उल्टा पड़ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज की हालात में आखिरी में मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये जो हमने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजा है, इसको भेजना बहुत जरूरी है। और एक दूसरा ये है कि पहले क्या था, ये पूरा नैरेटिव ये अमेरिका सेट करता था या यूके सेट करता था, अब हमारे लोग जा रहे हैं, हाँ, हम अपना नैरेटिव खुद सेट कर रहे हैं। इस स्थिति में दूसरा क्या है सर, एक और बात बता दूं कि इस लड़ाई से एक और चीज हुई है कि आप समझ नहीं सकते हो कि अपने क्षमता पे, टेक्नोलॉजिकल क्षमता पे कितना मतलब एक लोगों में गर्व कहिए, उसमें कॉन्फिडेंस उनका कितना बढ़ गया है। और अब आप देखेंगे कि जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात कर रहे हैं ना, इसमें ये पूरे जो हमने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से वॉर किया है, इसमें आत्मनिर्भर भारत का कम से कम 50% इसका मतलब कंपोनेंट था, योगदान था, और ये आगे बढ़ता जाएगा। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, चूंकि हम डिपेंडेंट नहीं होंगे उस हद तक दूसरे देशों के ऊपर में आर्म्स के लिए, और ये सोफिस्टिकेटेड आर्म्स के लिए, और तो हमने जो ये नया डॉक्ट्रिन बनाया है, हमको उस डॉक्ट्रिन के लिए हमको अपने ओवर द शोल्डर से मतलब वो नहीं हमको देखना होगा ना, घर में तैयार हो रहे हैं अब तो। हाँ। तो पहले क्या था ना कि हम तुम्हारा एम्यूनिशन बंद कर देंगे, तुम्हारा हथियार बंद कर देंगे, तुम पर सैंक्शन ला देंगे, ठीक है। इमरान का क्या था कि इमरान का मुझे लगता है कि हिज अनडूइंग वाज कि ही वेंट अगेंस्ट अमेरिका। वो बोला कि अमेरिका हमको स्लेव के रूप में देखता है, हमको टॉयलेट पेपर के रूप में, दैट्स ऑल। मोदी साहब की बहुत बड़ाई की कि देखो, अमेरिका का वो होते हुए भी, के साथ काम काज करते हुए भी, वो रशिया को भी, मतलब रशिया से तेल भी खरीद, ऑल दोज थिंग्स ही सेड। बट पाकिस्तान के पास ऐसा कोई लीवे नहीं है। बट वन थिंग हैज डेफिनेटली हैपेंड कि ये जो पूरा जो जियोपॉलिटिकल स्पेस इस रीजन में पाकिस्तान के द्वारा चाइना को प्रोवाइड कर रहा था, वो दैट हैज बीन टू एन एक्सटेंट रिक्लेम्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारा अपना स्पेस। मैं अपनी बात यहीं समाप्त रखता हूँ। व्यूअर्स, सर ने बहुत गहराई से हमें बातें समझाई हैं। आई थिंक आपको भी अच्छा लगा होगा। अपने रिव्यूज, कमेंट्स वगैरह जरूर डालिएगा। थैंक यू सर।